एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक मार्केट दिखाई जाती है जहाँ पे गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर गांव कोई पहुंच चुका था जो कि लोगों से प्रोटेक्शन फीस मांग रहा था। तो ऐसे में जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था वो उस प्रोटेक्शन फीस को उसे नहीं दे पाता तो वे लोग उसे कूटने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें मार्केट में और भी काफी सारे लोगों को दिखाते हैं जो इनकी इस दादागिरी से परेशान थे। वे लोग खिड़की से इनके तमाशे को देख के बोल रहे थे कि हमने सुना है कि जो गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर है वो इंसानों को जिंदा खा जाता है। जिसके बाद हमें उसी रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसे ये लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरे पास कोई प्रोटेक्शन फीस नहीं है, आप लोग थोड़े दिन पहले ही तो आए थे, मैं इतना नहीं कमाता जितना मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ। तो जो गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर गाँव कोई था वो बोलता है अच्छा ठीक है इधर आ, यहाँ आके इस खाने को चेक करके बता कि ये गर्म है या फिर ठंडा हो गया है। अब जो व्यापारी था वो भी मजबूरी में उसके पास आ जाता है और उस बॉल को लेकर के देखने लगता है। वो उसे खा के देखता है कि ये गर्म है कि नहीं। तभी गाँव कोई बोलता है कि देख मेरी बात सुन, आज सुबह भी एक आदमी था जिसने हमें हमारी प्रोटेक्शन फीस नहीं दी और सेम तुम्हारी तरह बात कर रहा था। जानता है उसके साथ क्या हुआ? ये जो तेरे हाथ में मीट है ये सुबह का ही है, तो बता अब ये अभी भी गर्म है या फिर ठंडा हो गया है। लेकिन ये बात सुनकर तो उस आदमी को उल्टियां आ जाती हैं और ये देख करके गोल्डन ड्रैगन गैंग के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। वो बोलता है फिर मार्केट के लोगों कान खोल के सुन लो, जब हम लोग प्रोटेक्शन फीस मांगने आए तो चुपचाप दे देना, अगर कोई नहीं देगा तो वो उसकी जान से हाथ धो देगा। अगर किसी को अभी भी परेशानी है तो मेरे पास आ सकता है। और उसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर एक दूसरी ब्लैक फॉक्स गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। ब्लैक फॉक्स गैंग के लीडर को देख करके गाँव कोई बोलता है ये जंगली कुत्ते कहाँ से आ गए, चलो कोई बात नहीं आओ मेरे साथ लड़ो। और फिर वो ब्लैक फॉक्स गैंग के लीडर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। तो ब्लैक फॉक्स गैंग का लीडर फैंगले भी उसके साथ फाइट करने लग गया था। फैंगली गाओकोई को बोलने लगता है कि आज मैं तेरा खात्मा करके पूरे ईस्ट स्ट्रीट को अपने अंडर कर लूंगा, तूने बहुत से लोगों को जान से मारा है। तो गाँव कोई बोलने लगता है हाँ उनमें से एक तेरा बाप भी था जिसके मैं टुकड़े टुकड़े करके खा गया, आज तेरा भी वही हाल होगा, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह मरेगा। ये सुन के तो फैंगली को गुस्सा आ जाता है और वो गाँव कोई पे फिर से अटैक करने लगा था। लेकिन तभी गाँव कोई के एक साथी ने एक रस्सी की मदद से फैंगली को पकड़ लिया था और ये रस्सी वाला बंदा गोल्डन स्टील मार्शल होल का बंदा था। फैंगली को तुरंत पीछे हटना पड़ता है लेकिन गाँव कोई ने तुरंत उसके ऊपर अटैक कर दिया था तो वो उसका बैलेंस लूज करके नीचे गिर जाता है। फैमिली जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उसके साथियों की लाशों के, क्योंकि वे सारे अभी तक गोल्डन ड्रैगन गैंग के द्वारा मार दिए गए थे। और अभी गाँव कोई भी फैमिली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है लेकिन वो उस पे जान से हमला कर पाता है उससे पहले ही उसी के ऊपर एक हमला हो जाता है, जिसके साथ यहाँ पर एंट्री होती है एक मास्क वाले बंदे की जो की काफी जाना माना लेकिन रहस्यमय फिस्ट फाइटर है। तो गाँव कोई उसे देख के बोलने लगता है मैंने तेरा काफी नाम सुना है, जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए और तूने मेरे सामने आके वही गलती कर दी। और उसका एक साथी फिर फियर्स फिस्ट फाइटर के साथ फाइट करने के लिए चाहता है जिसका नाम जियोंग क्वान है। यहाँ पे गोल्डन स्टील मार्शल होल वाला बंदा भी जियोंग क्वान को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसे उसकी रस्सी के साथ ही खींच लेता है। इतनी देर में जो बंदे उस के ऊपर और अटैक कर रहे थे उनकी तरफ वो उस गोल्डन स्टील मार्शल होल वाले बंदे को फेंक देता है। उसकी उस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी जिससे गोल्डन स्टील मार्शल होल वाला बंदा वहीं पे फिनिश हो जाता है। ये देखकर तो गाँव कोई भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। वो बोल रहा था कि देख क्या रहे हो, मारो इसे। तो उसके सारे साथी उस जंग क्वान के ऊपर टूट पड़ते हैं लेकिन अगले ही अटैक में वे सारे के सारे हवा में इधर उधर उड़ के जा रहे थे और जंग क्वान के एक ही अटैक से खत्म हो गए थे। जिसके बाद जंग क्वान सीधा ही गाँव कोई के ऊपर अटैक करके उसे हवा में झुला देता है और फिर झुला झुला के मारने लगता है, जिसके बाद उसने उसे जमीन पे पटक दिया था और सीधा ऊपर से उसका एक फिस्ट उसके मुंह पे दे मारता है जिससे काफी बड़ा धमाका हो गया था, जिसके साथ ही गोल्डन ड्रैगन गैंग का खात्मा भी। जिसके बाद हमें फैंगली के ब्लैक फॉक्स गैंग के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंग क्वांग भी था और फैंगली जियोंग क्वांग को थैंक यू बोल रहा था उनकी मदद करने के लिए और बोल रहा था कि जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था ये रही 290 टेल्स, आपने हमारी काफी मदद करी है ब्रदर, आपकी मदद से अब हमने ईस्ट स्ट्रीट को अपने अधीन कर लिया है लेकिन अभी हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है अगर ब्रदर हमें ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन उससे पहले ही जोंग क्वांग से मना कर देता है। वो बोलता है नहीं ब्रदर अब तक मैंने आपकी मदद करी क्योंकि नहीं आप जुबान के पक्के हैं इसलिए मैंने आपकी मदद करी थी, आप दूसरी गैंग के लोगों की तरह नहीं है जो मजबूर लोगों का फायदा उठाते हो। लेकिन फिर भी फैमिली जोंग क्वांग को बोलता है कि अगर तुम्हें ब्लैक फॉक्स गैंग की मदद चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो और ब्रदर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। जिसके बाद जोंग क्वांग उससे पूछता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन जिस
पर्सन के बारे में मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बोला था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? तो फैंगली उसे एक रोल निकाल के देता है जिसके अंदर एक बंदे का पोर्ट्रेट था और ये वही बंदा था जिसने शिमो के अंकल, आंट और ब्रदर सिस्टर को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। और शायद ये जियोंग क्वांग भी शिमो ही हो सकता है। जिसके बाद जियोंग क्वांग फैमिली को थैंक यू बोल करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते टाइम वो रुक करके फैमिली को एक स्क्रोल देता है जिसके अंदर एक खास वेपन रिफाइन करने का मेथड था। उसे एक सोर्ड चाहिए थी। मैं थोड़े टाइम के लिए सेक्लूजन में जाऊंगा, तब तक मुझसे उम्मीद है आप इस वेपन को तैयार करवा दोगे। इसके लिए तो वो उसे पैसे भी दे रहा था, लेकिन फैमिली लेने से मना कर देता है। तो क्वांग को लगता है कि वो शायद थोड़े पैसे दे रहा है, तो वो उसे और ज्यादा देने लगता है, लेकिन फैमिली बोलता है कि अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो ठीक है। और उसने वे पैसे ले लिए। मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो मुझसे बता देना। जिसके बाद जोंग क्वांग यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो एक सुनसान सड़क पे आ गया था। जिसके बाद वो उसका मास्क वगैरह हटा के नॉर्मल होके आ जाता है और हमारा जोंग क्वांग फियर्स फिस्ट फाइटर कोई और नहीं बल्कि सिमोई है। और यहाँ पे वो थोड़ा सा घायल भी लग रहा था। वो बोल रहा था कि जो पेट्रिफिकेशन डिजीज है वो शायद और ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। जिसके बाद हमें लियो फेंग मार्शल आर्ट स्कूल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सिमो उसके स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर ली चैंग हाई था वो उनको स्वॉर्ड चलाने की इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वो बोल रहा था कि जो ब्लेड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसे तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस ब्लेड टेक्निक की 13 फॉर्म्स हैं। तुम्हें एक ही ब्रेथ में ज्यादा से ज्यादा स्वॉर्ड स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस करनी है। कहा जाता है कि सुप्रीम मास्टर्स एक ही ब्रेथ के अंदर 5 अटैक कर सकते हैं और अगर तुम 13 स्ट्राइक्स एक ही ब्रेथ में कर पाए तो दुश्मन तुम्हारा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो बच नहीं पाएगा। अब उस इंस्ट्रक्टर के बोलते बोलते सिमो की स्वॉर्ड ट्रेनिंग हो जाती है और उसके मूव्स देख करके हर कोई फिर उसकी तारीफ करने लगता है कि ब्रदर तुम्हारा लेवल इतनी यंग उम्र में इतना ज्यादा है, हम तो पता नहीं तुम्हारे लेवल तक कभी पहुंच पाएंगे। एक बंदा तो बोलने लगता है कि ब्रदर आपके मूव्स तो वैंग फैमिली के यंग मास्टर वैंग तियान हाओ जितने ही कमाल के हैं। तो शिमो भी थोड़ा रुक कर उस वैंग तियान हाओ के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसके पास कोई स्पेशल ब्लड लाइन है। तो उसके पास खड़ा बंदा बोलता है कि हाँ उनकी फैमिली में एक ब्लड लाइन है, लेकिन अगर वो अवेक हो ही ना तो ये बिल्कुल यूजलेस है। कहा जाता है कि ब्लड लाइन वॉरियर्स तो बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, अगर एक बार ब्लड लाइन अवेक हो जाए तो वो हम जैसे 100 वॉरियर्स को संभाल ले। फिर से एक बंदा बोलता है कि वैसे तो हमारे ब्रदर सिमो के पास कोई ब्लड लाइन नहीं है, लेकिन उसका इन्ने टैलेंट ही किसी ब्लड लाइन वॉरियर के जितना है। हमें तो खुश होना चाहिए कि ब्रदर शिमो जैसा हम्बल वॉरियर हमारे बीच में है। तब इनका टीचर ली चैंग हाई यहाँ पे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम लोग ट्रेनिंग करने के बजाय क्या बकवास कर रहे हो। अगर तुम ऐसे काम चोरी करोगे तो 4 मार्शल होल कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन कैसे लाओगे। तो डिसाइपल्स फटाफट उनकी ट्रेनिंग करने में बिजी हो जाते हैं और शिमो भी यहाँ से जाने लगा था। तो टीचर ली चैंग हाई उसे आवाज लगा के बुला लेता है। शिमो तो उससे पूछ रहा था कि आपने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पे तो टीचर ली चैंग हाई उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा बॉडी टेम्परिंग रेल्म का लेवल क्या है। तो शिमो उसे बताता है कि मैं लेवल 11 पे पहुंच गया हूँ। जो सुन के टीचर ली चैंग हाई काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम्हारा टैलेंट देख के तो मुझे डर लगता है। हमारे लियू फेंग मार्शल हॉल को तो भूल ही जाओ, बल्कि पूरी फेंग चैंग सिटी में तुम्हारे जैसा टैलेंट ढूंढना बहुत ज्यादा रेयर होगा। तुम्हारा टैलेंट तो एक बात है, बल्कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम 4 मार्शल हॉल कंपटीशन में अव्वल आओगे। लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है कि उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। तो देख करके तो टीचर काफी ज्यादा कंसर्न हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर तक उसकी ब्रीदिंग रेगुलेट करता है जिससे भी वो नॉर्मल हो गया था। शिमो टीचर को बताता है कि कुछ टाइम से उसके मेरिडियंस में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, उसे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो टीचर भी बोलता है हाँ ये लो मेरे पास एक मेडिसिन है, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। दिन में 3 बार ट्राई करके देखना। तुमने अभी तक कोई की सेंसिंग टेक्निक कॉम्प्रिहेंड नहीं करी है, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आयरन रिफाइनमेंट बॉडी टेम्परिंग मेथड सिखाऊंगा। तो शिमो बोलता है कि आप सच में मुझे वो मेथड सिखाओगे? ये तो लियू फेंग मार्शल हॉल की सीक्रेट टेक्निक है जो उसकी सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल्स को सिखाई जाती है। लेकिन टीचर ली चैंग हाई तो बोल देता है हाँ तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो शिमो उसको थैंक यू बोलता है, जिसके बाद फिर शिमो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें उसके घर पे छत पे उसे दिखाते हैं। वो उसे मेडिसिनल रेसिपी को देख के बोल रहा था 3 महीने तक दिन में 3 बार। वो टीचर तो मुझे कंगाल कर देगा, मेरे पास तो 4 दिन के पैसे नहीं है, 3 महीने तो भूल ही जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर उसके
सिस्टर यू हुआन आ जाती है जो अभी फेई होंग मार्शल आर्ट स्कूल में पढ़ती है और उसका भी जो कल्टीवेशन है वो बॉडी टेम्परिंग का 7th लेवल है। शिमू उसको देख के बोलता है कि तुम आजकल यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रही हो, थोड़ी से मुझे प्राइवेसी नहीं दे सकती। तो यू हुआन उससे बोलने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर, अब मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो और कहाँ जाऊँ। तो शिमू बोलता है कि अगर जिन फैमिली के हेड को पता चला तो वो तुम्हें फिर से बहुत ज्यादा डांटेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कमाना चाहिए। तो यू हुआन बोलती है उसकी चिंता तुम मत करो, ये लो पैसे। ब्रदर मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम आयरन बॉडी रिफाइनमेंट, मैंने सुना कि तुम आयरन रिफाइनमेंट बॉडी टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले हो, इसके लिए बहुत सारे हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। वो तो बोल रहा था कि फिर तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हो, ये लो इसे जल्दी से ले लो। लेकिन यू हुआन तो लेने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ इसलिए तुम्हारे लिए इतना तो खरीद सकती हूँ। तो सिमुई बेचारा बोलता है ठीक है, फिर मैं ये समझता हूँ कि तुम मुझे लोन दे रही हो और मैं तुम्हें बाद में वापस लौटा दूंगा। जो सुनकर तो उसे उसका बचपन याद आ जाता है जब वो छोटे थे और शिमू की चीजों को लेने के लिए रोने लग जाती थी। शिमू भी उसे उसकी चीजें दे देता था लेकिन उसने तो उन्हें कभी वापस नहीं लौटाई, इसलिए अब मैं इतना तो कर सकती हूँ। जो सोच के वो थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है हाँ ये लोन ही है, इसे मुझे लौटाना मत भूलना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर यहाँ से वो नाते हुए जाने लगती है। लेकिन तभी शिमू की जो पेट्रिफिकेशन डिसीज थी वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है जिससे उसे चेस्ट में पेन होने लगता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। यू हुआन तो जल्दी से उसे ऐसी हालत में देख करके उसके पास आ जाती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया था तो वो उसे घर पे ले आई थी, जिसके बाद हमें शिमू को दिखाते हैं वो एक अलग ही जगह में पहुंच गया था। वो बोल रहा था कि ये क्या है, उसे उसके विजन में एक एप दिखाई दे रहा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतनी ऊंची छलांगे लगा सकता था कि वो चांद तक पहुंच जाए और उसके एक अटैक से तो पूरी धरती फट जाती है। जिसके बाद जो एनर्जी निकलती है उसको वो मंकी एब्जॉर्ब करने लगता है और शिमू को फील होता है कि उसकी जो डिसीज है उसका असर कम हो रहा है, उसके ब्लॉक्ड मेरिडियन फिर से ठीक हो गए हैं। या ये मंकी मून एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कैसा मेथड है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद फिर वो उसकी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें खोलते ही उसके पास बैठी बहन डर जाती है, बोलती है पहले तुम जाग गए। अब यू हुआन तो बेचारे शिमू को लेके कंसर्न हो रही थी, लेकिन उसकी मदर तुरंत बोलती है कि तुम्हारी मैनर्स कहाँ गई यू हुआन। तो वो तुरंत शिमू से थोड़ी दूर होकर बैठ जाती है और फिर हमें मदर को दिखाते हैं। वो शिमू को बोल रही थी वो बोल रही थी कि तुम काफी टाइम से बेहोश थे, क्या तुम्हारी पेट्रिफिकेशन डिजीज फिर से बढ़ गई। तो शिमू उसको बोलने लगता है कि हाँ इस डिजीज के अटैक और ज्यादा जल्दी और तेजी से हो रहे हैं। पहले तो बस ये मामूली से मेरिडियन ब्लॉकेज थे जिसको मैं ब्रीथिंग से रेगुलेट कर सकता था, लेकिन अब तो मैं बेहोशी हो जाता हूँ। फिलहाल तो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अभी मेरी कॉन्शियसनेस कहीं और चली गई थी। तो उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहीं चली गई थी कहाँ। लेकिन शिमू बोलता है शायद वो मेरा वहम था। उसकी मदर बोलने लगती है जो भी हो, लेकिन तुम्हें वो की स्पिरिट पिल जल्दी से हासिल करनी होगी, वही अब तुम्हारी इस खराब हालत को ठीक कर सकती है, नहीं तो ये डिजीज और जल्दी से फैलेगी और फिर तुम मारे जाओगे। शिमू तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अभी तुम्हें यही सलाह दे सकती हूँ और ज्यादा की कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। तो वो भी बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जो उसके मदर थी थोड़ी देर रुक कर बोलने लगती है कि जब तुम 5 साल के थे तब से तुम्हें ये डिसीज है। और उसके इतना बोलते शिमू समझ गया था कि क्या इसीलिए मेरे फादर ने मुझे छोड़ा था या उन्होंने ही आपको ये बताया। तो उसके मदर बोल रही थी कि नहीं उन्होंने मुझे नहीं बताया, बल्कि मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि वो उस दिन हमारी जिन फैमिली में आए थे वो उस टाइम भी की स्पिरिट पिल मांग रहे थे, शायद उन्हें तुम्हारी डिसीज के बारे में पता था। वैसे तो उन्होंने मुझे मरने से पहले सब कुछ बता दिया था और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन चिंता मत करो मैं की स्पिरिट पिल पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे फादर ने तो मुझे सालों तक धोखा दिया, लेकिन मैं उनकी डाइंग विश तो पूरी कर ही सकती हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पिल को पाने के लिए हमारी जिन फैमिली के लिए स्लेव्स की तरह काम किया और इतना प्रोस्परस बनाया। एक ही स्पिरिट पिल तो तुम्हें मिल ही सकती है, एक ही स्पिरिट पिल तो तुम डिजर्व करते ही हो। तभी यू हुआन बोलने लगती है मदर आपने तो बोला था कि अगर ब्रदर शिमू और मार्शल होल कंपटीशन को जीत जाते हैं तो एंसेस्टर उन्हें की स्पिरिट पिल देंगे। तो जो मदर थी वो बोलने लगती है कि ये जिन फैमिली है, शिमू के फादर ने इतना कुछ किया है, अगर उन्होंने एक की स्पिरिट पिल देनी होती तो वे कब के दे चुके होते। शिमू एंसेस्टर्स तुम्हें वो की स्पिरिट पिल दे या ना दे, लेकिन तुम्हें कोशिश नहीं छोड़नी है, अब हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर वो यू हुआन के साथ यहाँ से चले जाती है। यू हुआन तो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहे थे, लेकिन शिमू उससे भी जाने के लिए बोलता है ताकि वो उनकी मदर को गुस्सा ना दिलाए। जिसके बाद सीन चेंज हो करके गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर गाओ कोई के पास आ जाता है। वो अभी तक जिंदा है। ओके यहाँ पे वो किसी बंदे के पास आया हुआ है और वो बोल रहा था कि उस जियोंग क्वांग ने मेरे मुंह पे इतना जोर से मारा मैं तुरंत बेहोश हो गया, मुझे पूरे 4 दिन बाद होश आया। सीनियर आपको मेरा बदला लेना होगा। और उसी के साथ हम यहाँ पे एक आदमी को भी दिखाते हैं जो कि एक डंडे को साफ कर रहा था और उस डंडे के साफ होते ही वो सीधा गाओ कोई को दे मारता है, जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं। और दोस्तों एपिसोड इसी के साथ खत्म।